Hello everyone, I welcome you all in my YouTube channel. Today we will study about the factors governing recruitment. So there are two factors which affect the recruitment. First one is external factors and a second one is internal factors. So firstly we will discuss about external factors. Let's begin. Okay, supply and demand of specific skills. If the demand for a particular skill is high relative to the supply, an extraordinary recruiting effort may be needed. तो यहाँ पे क्या होता है, अगर मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन को किसी पर्टिकुलर लाइक फिनेंशियल एनालिस्ट की ज़रूरत है या टेक्निकल एनालिस्ट की ज़रूरत है, ठीक है, और उसका जो डिमांड है वो ज़्यादा है और मार्केट में जो है इस तरह का कैंडिडेट अवेलेबल ही नहीं है, जो सप्लाई है वो बहुत ही कम है. तो सप्लाई एंड डिमांड का जो फैक्टर्स है वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है कि उन्हें जिस तरह का ऑर्गेनाइजेशन को या किसी कंपनी को जिस तरह का कैंडिडेट चाहिए उसका मार्केट में सप्लाई है कि नहीं है. ओके, आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ. अनएम्प्लॉयमेंट रेट. When the unemployment rate in a given area is high, the company's recruitment process may be simpler. The number of unsolicited applicants is usually greater and the increased size of the labor pool provides better opportunities for attracting qualified applicants. Okay. उसके बाद क्या होता है, ऑन द अदर हैंड as the unemployment rate drops, recruiting efforts must be increased and the new sources explode. तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट में क्या होता है, जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है मार्केट में बहुत ही हाई होता है, ठीक है, लोगों के पास जो है जॉब्स ही नहीं है, तो ऑर्गेनाइजेशन को या कंपनी को जो है बहुत सारे अनइनवाइटेड एप्लीकेशंस जो है मिलते हैं, ठीक है, और कंपनी के लिए उनमें से अच्छे स्किल को या अच्छे कैंडिडेट को चूज करना इजी हो जाता है, क्योंकि जब उनके पास बहुत सारा चॉइस आता है, बहुत सारा एप्लीकेशंस आता है, तो वो उनमें से बेटर कैंडिडेट को चूज कर पाते हैं. और इसका एक फायदा ये भी होता है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है तो ऑर्गेनाइजेशन को जो है कम सैलरी देके भी अच्छे कैंडिडेट्स मिल जाते हैं, ठीक है. और अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम हो जाता है, ठीक है, घट जाता है, ठीक है, मीन्स लोगों के पास जो है जॉब्स की कमी नहीं है, मीन्स जॉब्स जो है मार्केट में एडिक्वेट है, ओके, जॉब्स अवेलेबल है, ठीक है. तो उस टाइम में क्या हो जाता है कि रिक्रूटमेंट का जो एफर्ट है वो और एफर्ट लगाना होता है ऑर्गेनाइजेशन को या कंपनी को, ताकि उन्हें जो है अच्छे से अच्छे कैंडिडेट्स मिल पाए जॉब्स के लिए, ठीक है. और जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट ड्रॉप होता है तो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को जो है सैलरी भी अच्छी देनी पड़ती है, क्योंकि वो लोग कम पैसे में काम तो करेंगे नहीं. ओके, देन point number 3 is political and legal consideration. Sorry, let me adjust the camera. Okay, so let's begin. Political and legal consideration. Reservation of jobs for SCs, STs, minorities and other backward classes OBCs is a political decision. There is a strong case for giving preference to people hailing from less advantaged society. अब क्या होता है कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं जिन्हें कंपनीज को अबाइड करना पड़ता है, उसे फॉलो करना पड़ता है, कि लाइक गवर्नमेंट की तरफ से जो कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि कुछ जॉब्स जो है SC, STs, माइनॉरिटीज एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए वो रिजर्व रहता है, एज वी ऑल नो. ओके, तो कंपनीज को जो है कभी कभी ऐसा होता है, अगर किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अगर उन्हें जनरल कैटेगरी में अदर किसी कैटेगरी में अच्छे कैंडिडेट मिल भी रहे होते हैं, तो भी जो है उन्हें उस कैंडिडेट को छोड़ के उन्हें जो जिनके लिए सीट रिजर्व है SC, ST एंड OBCs के लिए, उनको ही चूज करना पड़ता है, ठीक है. तो ये सारे फैक्टर्स जो है ये रिक्रूटमेंट को बहुत ही अफेक्ट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो हर कंपनी को फॉलो करना पड़ता है. देन
Number 4 is sons of the soil. Okay, political leader claimer that preference must be given to the people of their respective states in matters of employment. तो कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि जो उस रिस्पेक्टिव स्टेट के होते हैं, जो उसी स्टेट से बिलोंग करते हैं, कभी कभी उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है, कि ये इस पर्टिकुलर स्टेट के हैं, ठीक है, तो इन्हीं को जॉब दिया जाए. ओके, तो इस तरह के फैक्टर्स जो हैं कभी कभी रिक्रूटमेंट को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करते हैं. दिस आर ऑल कॉल्ड एक्सटर्नल फैक्टर्स, बिकॉज ये सारे फैक्टर्स जो है एक्सटर्नली रिलेटेड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के. देन कम्स Okay, company's image also matters in attracting large number of job seekers. Okay, अब यहाँ पे मैटर करता है कि कंपनी का जो इमेज है वो कैसा है. Okay, अगर कंपनी का जो इमेज है वो अच्छा है मार्केट में, ठीक है, तो बहुत सारे कैंडिडेट जो है अप्लाई करेंगे उस कंपनी में जो जॉब वैकेंट है उस पोस्ट के लिए, ठीक है. और अगर कंपनी का जो इमेज है वो मार्केट में उतना अच्छा नहीं है, उस कंपनी का गुडविल उतना अच्छा नहीं है, तो ज़्यादा कैंडिडेट जो है उस जॉब के लिए अप्लाई नहीं भी कर सकते हैं. तो ये सारे फैक्टर्स जो है ये एक्सटर्नली रिलेटेड है ऑर्गेनाइजेशन के, एंड that is why it is called external factors, okay, which affects the recruitment. Then comes इंटरनल फैक्टर्स. यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंटरनल फैक्टर्स क्या क्या होता है. जो इंटरनल फैक्टर्स उसको बोलते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के से इंटरनली रिलेटेड होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल फैक्टर्स. तो पहला है रिक्रूटमेंट पॉलिसी. मोस्ट फर्म्स हैव अ पॉलिसी ऑन रिक्रूटिंग इंटरनली फ्रॉम ओन एम्प्लॉयज और एक्सटर्नली फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, यहाँ पे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का या कंपनी का कुछ पॉलिसी होता है, ठीक है, एक फ्रेमवर्क होता है कि हम लोग जो है इंटरनली ही एम्प्लॉयज को प्रमोट करेंगे, ठीक है, इंटरनली ही कैंडिडेट्स को रिक्रूट करेंगे, ठीक है. और ये जो पॉलिसी होता है, ये जो फ्रेमवर्क होता है, ये जल्दी फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होता है, ठीक है, ये लॉन्गर पीरियड के लिए ये पॉलिसी सेट रहता है. ओके, और मोस्ट कंपनीज जो है यहाँ पे इंटरनल एम्प्लॉयज़ को चूज करना ज़्यादा पसंद करते हैं, बिकॉज जो एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी कुछ ईयर्स से ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में काम कर रहे होते हैं, वो लोग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के बारे में ज़्यादा अवेयर होते हैं, और उनका ये मानना होता है कि वो लोग जो है काम को अच्छे से इंटरेस्ट के साथ कर पाएंगे, ठीक है, रादर दैन द कैंडिडेट्स हु कम्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, तो इसलिए जो है वो लोग इंटरनल एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा प्रमोट करते हैं. Then comes local citizens. Most companies prefer local citizens as they can understand. अब इसमें क्या कहा गया है नंबर 2 पॉइंट में, लोकल सिटीजन्स. ओके, एज दे अंडरस्टैंड लोकल लैंग्वेजेस, लोकल कस्टम्स एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस बेटर. तो कभी कभी क्या होता है, जो लोकल सिटीजन्स होते हैं स्टेट के, ओके, या सिटी के, तो उनको प्रेफरेंस दिया जाता है. वो लोग ऐसे सोचते हैं कि ये यहाँ के रहने वाले हैं, तो यहाँ के कल्चर को, यहाँ के ट्रेडिशंस को, यहाँ के लोकल लैंग्वेजेस को, ठीक है, यहाँ जो लैंग्वेज बोली जाती है, यहाँ के जो लोग हैं उन्हें ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, ठीक है, और ये लोग जो है जल्दी इस एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो पाएंगे, फैमिलियर हो पाएंगे और ठीक से काम कर पाएंगे. देन कम्स साइज. Size is another factor influencing on the recruitment process. It depends upon the size of the organization. Okay, अब क्या होता है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इनिशियल स्टेज पे है, ठीक है, वो स्टार्टअप कंपनी है, तो उनका जो रिक्रूटमेंट होगा वो सिंपलर होगा और कॉस्ट इफेक्टिव होगा. सिंपल होगा और ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, ज़्यादा एक्सपेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. पर वहीं पे अगर कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, टॉप एमएनसीज कंपनी है, बिग ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे 1000-2000 से ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वहाँ 10,000 लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उनका जो रिक्रूटमेंट प्लान होगा और उनका जो पॉलिसी होगा, उन्हें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी, उन्हें वो ज़्यादा लोग रिक्रूट करेंगे, ठीक है, ताकि वो लोग जो है सो दैट दे कैन हैंडल देयर ऑपरेशंस इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ठीक है.
Then comes growth and expansion. Finally, an organization registering growth and expansion will have more recruiting on hand than the one which finds its fortune declining. Yes, the very important point. मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रोथ स्टेज में है, तो ऑफ कोर्स उन्हें जो है ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, हर डिपार्टमेंट में, वेदर इट इज़ इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट. ठीक है, तो उन्हें जो है ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी. पर वहीं अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन डिक्लाइनिंग स्टेज पे है, तो शटडाउन स्टेज पे है, तो उन्हें उतने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो और उनका जो रिक्रूटमेंट होगा वो सिंपल होगा और ज़्यादा एक्सपेंस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो ये सब जो फैक्टर्स है, ये सब अफेक्ट करते हैं रिक्रूटमेंट को. ओके, देन आवर लास्ट पॉइंट इज कॉस्ट. Recruiting costs are calculated per new hire and the figure is considerable nowadays. Recruiters must therefore operate within budgets. अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कॉस्ट में, कि हर एक एम्प्लॉय को हायर करने का ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को एक कॉस्ट पे करना पड़ता है. लाइक रिक्रूटमेंट तो ऐसे ही नहीं हो जाता है ना, कुछ ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज को भी खर्च करना पड़ता है पहले. ठीक है, एडवर्टाइजमेंट में और बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जहाँ पे उन्हें पहले एक्सपेंस करना पड़ता है. तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ऐसे एम्प्लॉयज़ को हायर करे, ऐसे कैंडिडेट को हायर करे ताकि उनका जो कॉस्ट है, दैट कॉस्ट मस्ट बी इक्वल टू बेनिफिट. उनका जो कॉस्ट है वो रिकवर हो पाए. ठीक है, और वो लोग ऐसे सोर्सेस से एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करने की कोशिश करते हैं जिस सोर्सेस का जो है खर्चा कम हो. ठीक है, लाइक आजकल लोग ऑनलाइन से भी रिक्रूट करने लगे हैं, क्योंकि ऑनलाइन में जो हम डायरेक्ट कैंडिडेट से बात भी कर सकते हैं. ओके, एंड ये कॉस्ट ज़्यादा कॉस्ट टू कंपनी नहीं होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए. तो ऑर्गेनाइजेशन आजकल ऐसे सोर्सेज की तरफ ध्यान दे रही है. ठीक है, कि ऐसे किस तरह से अच्छे स्किल, अच्छे से अच्छे एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाए. ठीक है, विद इन द बजट, ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा भी ना हो और उन्हें अच्छा से अच्छा कैंडिडेट्स भी मिल जाए. ओके, सो इस तरह से हमारा आज का ये वीडियो खत्म होता है. और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में क्लिक कर सकते हैं. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच.